राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है वापसी। राकेश जैसे ही सब्जी मंडी में पहुंचा तो वहां सामने बैठी औरत को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रही थी, जिसे देखकर राकेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, कहती थी कि तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे इसे तो कोई हराम की खाने वाला मिल गया है। तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। ये सोचते हुए राकेश ना चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहां उसकी तलाकशुदा पत्नी निशा सब्जी बेच रही थी। उसने पास जाकर देखा कि निशा सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उदास बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रही है। सामने चादर पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, जो हवा के थपेड़े खाकर पुरानी सी लग रही थी। थोड़े से फल रखे हुए थे, जिसके ऊपर सूखी घास होने के कारण वह ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें देखते हुए अचानक ही राकेश ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया कि कहीं निशा उसे पहचान ना जाए। वैसे भी वह इन 10 सालों में बहुत बदल गया था, थोड़ा मोटा और रंग भी साफ हो गया था, और ऊपर से उसने सूट वूट पहन रखा था, जिसके कारण वह एकदम साहब जैसा लग रहा था, जैसे कोई वीआईपी हो। राकेश ने गौर किया कि निशा बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी उसका सांवला हो गया। एक बार तो उसे लगा कि क्या ये निशा ही है या फिर कोई और। अरे नहीं नहीं, ये तो निशा ही है, क्योंकि उसके हाथ पर बना टैटू उसने देख लिया था। इसीलिए उसे विश्वास हो गया कि ये तो निशा ही है, वही निशा जिससे उसका तलाक हुआ है। वह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक निशा आस भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। फिर जल्दी से बोली, बताइए बताइए साहब, क्या चाहिए, बस अभी तोल देती हूँ। निशा का इतना बोलना हुआ कि पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं साहब, इसके पास नहीं जाना, इसके पास तो बासी सब्जियां हैं। मेरे पास है अच्छी सब्जियां, तो ताज़ा सब्जी लेनी है तो इधर आ जाइए साहब। मगर निशा जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी सी पुरानी लग रही हैं आपको, थोड़ी मिट्टी धूल भी है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी साहब। निशा के चेहरे पर बेबसी और मजदूरी के भाव देखकर राकेश का दिल धड़क सा गया। आखिर जिंदगी के 5 साल उसके साथ गुजारे थे उसने। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 5 सालों में भी कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजारे थे उन लोगों ने। समय एक सा नहीं होता ना। उसने अपने मन में ही ये विचार किया। वह बिना बोले ही फलों के ऊपर से घास हटाकर देखने लगा। सेब तो बढ़िया किस्म के लग रहे थे, पर उनमें सलवटें पड़ी हुई थी, पुराने होने के कारण थोड़े पिचके हुए भी थे। उन्हें देखकर राकेश ने कहा, ये तो सचमुच खराब लग रहे हैं। ये सुनते ही निशा अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं है ये, सारे सेब अच्छे हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं। ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी साहब। तो राकेश उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से जाने का नाटक करने लगा। अरे मुझे नहीं चाहिए, रहने दो रहने दो, मैं जानता हूँ ये खराब हो चुके हैं। देखो इनका छिलका उतार कर देख लो, अंदर से काले पड़ गए होंगे सारे। तो निशा गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं साहब नहीं, आप एक सेब खाकर देख लीजिए साहब, खराब नहीं है, अगर खराब निकले ना तो मत लेना। साहब 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी? बेटी का नाम सुनते ही राकेश को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था उसने। उस वक्त वह केवल 1 साल की ही थी, अब वह तो करीब 10-11 साल की हो गई होगी। मेरी बेटी कैसी लगती होगी, वह सोच ही रहा था कि तभी निशा एक सेब उठाकर राकेश को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में ही खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में मानो जैसे कुछ टूट गया हो, मानो वह बिखर गया हो। निशा बार बार बोले जा रही थी, साहब साहब लो साहब, सेब चक्कर देख लो साहब। निशा ने सेब को आगे बढ़ाते हुए कहा तो उसकी बात को अनसुनी करके राकेश जल्दबाजी में ही बोला, नहीं नहीं रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, एक काम करो सारे सेब तोल दो। ये सुनते ही निशा आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा साहब आपने? साहब सारे सेब तोल दूँ? जी हाँ, सारे सेब तोल दो। ये सुनकर निशा खुश होकर सारे सेब तोलने लगी। तो पूरे 6 किलो सेब थे। वह उन्हें पॉलिथीन में डालकर देते हुए बोली, वैसे तो साहब 100 किलो के हिसाब से बेच रही हूँ, मगर आप 6 किलो ले रहे हैं, इसीलिए 90 के हिसाब से पैसे दे दो साहब।
कुल मिलाकर आपके 540 रुपये होते हैं। हाँ साहब, लेकिन एक काम करिए, आप ऊपर के 40 रुपये भी रहने दीजिए साहब, बस 500 ही दे दीजिए मुझको। तो राकेश ने कहा, तुम्हारी बेटी बीमार है ना, तो मत करो कम, मुझे नहीं चाहिए, तुम 100 रुपये किलो के हिसाब से ही लगा लो। ये कहते हुए उसने एक 500 का नोट और उसके अंदर ही एक दूसरा 500 का नोट छिपाकर उसके हाथ में देकर वहाँ से चला गया। 500 के दो दो नोट देखकर निशा ने पीछे से पुकारा, साहब 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 रुकिए, आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, रुकिए साहब, 100 रुपये किलो के हिसाब से जोड़ेंगे तो 600 रुपये ही होते हैं साहब, इसीलिए साहब आप अपने 400 रुपये ले जाइए। तो राकेश वहीं रुक गया मगर कुछ बोला नहीं। निशा खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, साहब भीख ना मांगनी पड़े इसीलिए तो ये दुकान लगाई है मैंने। उसकी बात सुनकर राकेश से अब रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, क्यों, तुम्हारे पति कुछ करते नहीं हैं क्या? तो निशा उसके हाथ पर 100 रुपये रखते हुए बोली, पति से साहब 10 साल पहले ही तलाक हो गया था। तभी राकेश एकदम से चौंक गया। राकेश ने दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत ही किया होगा, तुम तो वैसी नहीं दिखती हो, तभी रिश्ता टूटा होगा। नहीं नहीं साहब, कुछ गलत नहीं किया मेरे पति ने, मेरे पति तो बहुत अच्छे थे, बस दिन ही खराब चल रहे थे। ये कहते कहते निशा की आंखें नम हो गई। तो अब राकेश भी वहाँ रुक ना सका और जल्दी जल्दी वहाँ से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो निशा अब अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी पूरी हो गई थी, इसीलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर के लिए अब वहाँ से निकल पड़ी। राकेश का मन किया कि वह भी अब उसके पीछे पीछे ही जाएगा ताकि वह पता लगा सके कि आखिर निशा रहती कहाँ है और कहाँ जा रही है। उसकी अपनी बेटी खुशी को देखने का उसका बहुत मन कर रहा था, इसीलिए उसने चुपचाप अपने दिल में एक निर्णय किया कि मैं अब इसके पीछे पीछे जाऊंगा और अपनी बेटी का पता लगाऊंगा और देखूंगा कि मेरी बेटी अब कैसी दिखती है। इसीलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। निशा ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की, ये बात भी राकेश के दिमाग में बार बार खटक रही थी, इसलिए निशा का वहाँ से चलने का इंतजार करने लगा। जब निशा अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी तो राकेश भी अब पैदल पैदल ही उससे काफ़ी दूरी का फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया ताकि निशा उसे देख ना पाए कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राकेश के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि निशा जयपुर में कैसे आई आखिर? उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहाँ उसके 3 भाई थे, उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया आखिर? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे सारे के सारे कि हम अपनी बहन को पूरी ज़िंदगी रख लेंगे, अरे हम इसे बैठा के खिला लेंगे। अब कहाँ गया उनका वो घमंड? खैर आज निशा के जवाब से उसे थोड़ी तसल्ली तो मिली कि पति तो अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे उस समय। मतलब निशा आज भी उसे बुरा नहीं मानती। ये सोचते सोचते अचानक राकेश का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आए। उसे याद आया कि एक रात निशा ने उसे कहा था कि आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना, बस बाकी बाकी तो सब मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सहन कर लूँगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पाया था आखिर। राकेश के सामने ही उसकी भाभी उसे जलील किया करती थी, दिन रात उसे भला बुरा कहा करती थी और वह केवल चुपचाप खड़ा बस सुनता ही रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा भी पसंद नहीं करती थी वो उसको, इसीलिए वह अपने मायके चली गई थी। उसके बाद भाभी की बातों में आकर राकेश ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती यह थी कि उसने रिश्ता तोड़ दिया। और आखिर रिश्ता भी इसीलिए तोड़ा ना क्योंकि राकेश अपने भाई भाभी की बहुत इज्जत किया करता था, आंख बंद करके उन पे विश्वास किया करता, इसलिए उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा भाभी पर विश्वास था। निशा के साथ उसके जीवन के 2-3 साल तो बहुत ही अच्छे से गुजरे थे, मगर फिर धीरे धीरे कलह होने शुरू हो गए। भाभी जब किसी बात पर उसकी बेटी खुशी को थप्पड़ लगा देती तो निशा को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। बस इसी बात पर बहस बढ़ जाया करती थी। बस इसी कलह और झगड़े के कारण निशा राकेश पर अलग होने का दबाव बनाने लगी, जो राकेश को जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि राकेश कभी अपनी बेटी और अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लेता। वो तो बस जो उसकी भाभी बोलती बस वही सच मान लेता था। राकेश के भाई भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो क्योंकि वह अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे।
बल्कि राकेश भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, लेकिन फिर भी जब उसे और निशा को पैसों की ज़रूरत होती तो वो पैसे भी भाभी से ही मांगने पड़ते थे उन लोगों को। बस यही बात निशा को अच्छी नहीं लगती थी। इन सब बातों को वो राकेश से कहती, पर राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए अचानक राकेश ने देखा कि निशा कहाँ गई। निशा उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी आंखों से वह ओझल हो गई थी। तभी उसका ध्यान गया कि निशा एक मेडिकल स्टोर में कुछ दवाइयाँ ले रही थी। दवाई लेकर वह एक गली में चली गई तो राकेश भी थोड़ी दूरी का फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते निशा शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर दो खंडर से कमरे थे। वहाँ बाहर चौक में दो खटियाँ डाली हुई थी। एक पर उनकी बेटी खुशी बैठी हुई थी और दूसरी खटिया पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी। राकेश ने गौर से देखा। निशा के पहुँचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा ध्यान से देखा और पहचाना तो वह पहचान गया, क्योंकि ये तो निशा की माँ ही थी, यानी कि राकेश की सासू माँ। माँ को देखते ही खुशी भी उठ गई तो राकेश का ध्यान गया कि वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही राकेश के दिल से मानो झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर अपनी बेटी को, अपनी खुशी को अपने सीने से लगा ले और इतने सालों का इंतज़ार अब ख़त्म कर दे। कब से उसने अपनी बेटी को नहीं देखा था। कहाँ वो 1 साल की थी और आज कहाँ लगभग 11 साल की हो गई है। इतनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची, कैसी दिखती है, बिल्कुल मुझ पर गई है। वह बेचैन होकर बहुत टाइम तक बस खुशी को ही देखता रहा और बस आंखों से उसके आंसू बहते रहे, मगर वह चाह कर भी अंदर नहीं जा सका। बाहर से ही बस देखता रहा। जल्दी ही वह वापस लौट गया। आज उसे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी ही तुम्हारी शादी करा दूंगी देवर जी, मगर मगर 10 साल हो गए, भाभी ने अभी तक शादी का कोई जिक्र भी नहीं किया था। इस शहर में वह बिल्कुल अकेला ही रहता था। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद के रखा हुआ था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। राकेश अकेला ही वह दुकान चलाता था। घर भी ठीक दुकान के पीछे ही था। वह उस घर में अकेला ही रहता था, खुद ही खाना बनाता, खुद ही अपने सारे काम करता। भाई भाभी उसे आगे भी बिना शादी के ही रखना चाहते थे। अब वो अच्छे से समझ चुका था, ताकि वह हिस्सा ना मांग सके और जिंदगी भर बस उन्हें ही काम करके देता रहे। बस इसीलिए राकेश का बड़ा भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है मगर अंधेर नहीं। भगवान के सहयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए और इस तरीके से मुलाकात भी हो गई। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी नहीं की थी, दोनों ही अकेले थे। खैर, अब राकेश रोज शाम को रुमाल से चेहरा ढककर निशा की दुकान की तरफ जाता और ढेर सारी सब्जी और फल खरीद कर ले आता, ताकि निशा ढंग से अपनी बेटी की परवरिश कर सके, उसको पैसों की तंगी ना हो। वह दिन भर बहुत सोचता कि उसे जाकर मिले, मगर बिना चेहरा ढके निशा के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता, उसकी जितनी भी ज़रूरत होती उतनी सब्जी वह खुद रख लेता और बाकी की सब्जी आवारा पशुओं को खिला दिया करता। उसके दिन बस अब यूं ही बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद जब राकेश का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया तो उसने पूछा कि बचत के पैसे कहाँ गए। तो राकेश बोला, खर्च हो गए भैया। इतना सुनते ही उसके भाई ने गुस्से में कहा, इतने सारे रुपए? अरे कहाँ खर्च कर दिए तूने? कौन सा नया शौक पाल लिया तूने? अरे आज तक तो तुमने कभी भी फालतू के खर्च नहीं किए, फिर अब कैसे? अब तुम्हारे अंदर कौन से ऐब आ गए भाई, जो इतना खर्चा कर दिया? कहाँ गई पूरी बचत? भाई का गुस्सा देखकर राकेश ने कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया? कमाए भी तो मैंने ही थे ना भैया, इसलिए खर्च भी कर दिए तो क्या हो गया? मेरी ज़रूरत थी तो मैंने खर्च कर दिए। इतना सुनते ही भाई गुस्सा होते हुए बोला, अच्छा शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जो मुझसे जबान लड़ा रहा है अब सामने भी बोल रहा है। लेकिन राकेश भाई का गुस्सा देखकर भी शांति से बोला, नहीं भैया, मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ भैया, बस मैं तो शांति से एक बात बोल रहा हूँ कि मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ ना। आखिर मेरी भी ज़रूरत है, मेरा भी मन करता है। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम पर ही खरीदा था ना भैया, इसलिए ये सब अब मुझे दे दीजिए आप।
आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है ही, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है भैया। और हाँ भैया, उस पूरी ज़मीन जायदाद को आप ही अपने पास रख लीजिए, बस ये छोटा सा घर और ये दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब इसका क्या करना है, कैसे करना है, कितना रखना है, कितना नहीं रखना, वो मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ भैया, मुझे कोई और नहीं चाहिए। राकेश की बात सुनकर उसके भाई का गुस्सा अब शांत हो गया और धीरे से वह बोला, तू कैसी बातें कर रहा है छोटू, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ भला। अभी तो मुझे तेरी शादी भी करनी है, तेरा भी परिवार बनाना है, तेरा फिर से घर बसाना है, तेरे बच्चे होंगे, तेरा परिवार होगा, यही सब तो सोचता हूँ मैं। तभी भाई की बात को बीच में ही काटते हुए राकेश ने कहा, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दीजिए भैया, मुझे सब समझ में आ गया है। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया। आप दोनों की वजह से ही मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। 10 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए, आज तक भी कहीं आपने मेरी शादी की बात की? कभी कहीं मेरी शादी की बात चलाई? नहीं भैया, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे। मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते थे अपना। अगर पापा मेरी शादी नहीं करवा कर जाते ना भैया, तो आप लोग मेरी दूसरी शादी तो क्या, मेरी पहली शादी भी नहीं होने देते। भैया मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो फ्री में एक नौकर मिल ही गया था ना, फिर आप मेरा घर क्यों बसने दोगे? साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई। लेकिन अब आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए भैया, अब आप लोग मेरी शादी क्या करोगे? मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए भैया, आप अपना कर लीजिए। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, अपना देखिए। और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी ना भैया, तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा भी लूँगा, ये सोच लेना आप। राकेश की बातें सुनकर आज उसका बड़ा भाई समझ चुका था कि अब उसकी चालबाजी पकड़ी गई है, अब उसकी नहीं चलने वाली। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली। आज झूठे रिश्ते का नकाब अब उतर चुका था। राकेश अब अच्छे से समझ चुका था उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसने साफ शब्दों में अपने भाई से बोल दिया था, वह अपने भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था। वो समझ चुका था कि उसके भाई भाभी यही चाहते हैं, मगर अब वह उसका यह सपना चकनाचूर कर देगा। इसीलिए अब राकेश गांव की जमीन जायदाद में अपना हिस्सा ना मांग ले, ये सोचकर उसका भाई चुपचाप वहां से निकल गया। इधर राकेश भी भाई और भाभी के चुंगल से निकल चुका था। आज उसे निशा और अपनी बेटी की खुशी की बहुत याद आ रही थी। इसीलिए दोपहर के समय ही वह निशा की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज निशा ढंग से कपड़े पहनकर बैठी हुई थी, अच्छी लग रही थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। वह उसके करीब जाते ही बोला, आपकी बेटी कैसी है मैडम अब? तो निशा उसे घूरते हुई नज़रों से बोली, क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है क्या? ये सुनते ही अचानक राकेश चौंक पड़ा। उसे लगा, ये क्या बोल रही है, इसने मुझे कैसे पहचाना? मुंह पर तो मैंने रुमाल बांधे हुए है, फिर भी निशा ने उसे पहचान लिया। तभी निशा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज बेटी का हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते उससे? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है क्या कि आपकी बेटी से भी ना मिलो? तो राकेश चेहरे से रुमाल हटाते हुए भरी हुई आंखों से बोला, बहुत मन करता है बेटी से मिलने का। तो मिल लो ना, मैंने कब मिलने से मना किया है? आपका रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़ी ना टूटा है। तो राकेश बोला, वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे? कैसी बातें करते हो जी, पत्नी रही हूँ आपकी, तो क्या आपको पहचान भी नहीं सकती? पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई थी, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था मैंने। जब आप खुशी के बारे में हमेशा पूछते हो ना, तो आपकी आंखों में जो हमेशा दर्द दिखता है मुझे, वो एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है बस। अपना चेहरा तो आपने छिपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छिपा पाए। इसलिए घर का एड्रेस बताती हूँ, आप खुशी से जाकर मिल लेना। वैसे मैं तो शाम को ही घर जा पाऊंगी। निशा की बात सुनकर राकेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं निशा, तुम साथ में चलोगी तभी मैं जा पाऊंगा, वरना मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि जब मुझसे वह दूर हुई थी तब वह केवल छोटी सी थी, 1 ही साल की, इसीलिए अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। ये सुनते ही निशा की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने आंसू छिपाते हुए कहा, शादी का एल्बम आज भी मेरे पास ही रखा हुआ है, रोज वह आपको देख लेती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी आपको। तभी राकेश लगभग विनती करते हुए बोला, नहीं निशा, तुम मेरे साथ ही चलो ना, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। तो निशा बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो साहब, धंधे का टाइम है,
अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। प्लीज़ निशा, इस सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन तुम मेरे साथ चलो ना प्लीज़। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर निशा को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों? आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? ये सुनकर राकेश उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है निशा। ये बात सुनते ही ना जाने क्यों निशा के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में निशा ने पूछा कि आप इस शहर में क्या करते हो? तो राकेश ने उसे सारी बात बताते हुए कहा कि अब वह हमेशा के लिए इसी शहर में रहेगा और भाई भाभी से उसने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। यह सुनकर निशा सोचने लगी कि काश ये रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते। तभी राकेश ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? वह उदास मन से बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी ना, इसीलिए। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वह भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती। और यहाँ जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। अब वह इस शहर में नहीं रहते, मुंबई में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसीलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है, मगर हम लोगों को किराया तो नहीं देना पड़ता ना, इसीलिए इधर ही रहते हैं बस। तो राकेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात कहूँ निशा, क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? तो निशा ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। राकेश शायद देख नहीं पाया कि निशा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाऊं, कैसे अपनी बच्ची को पालूं, इसी में दिन निकल जाता है बस। निशा का जवाब सुनकर राकेश मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। निशा रास्ता बताती गई और वह उसी रास्ते पर बस चलता गया। उसने निशा को जरा भी यह आभास नहीं होने दिया कि वह उसका पीछा करते करते यहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही राकेश का दिल अंदर ही अंदर तड़पने लगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। वह घर अंदर से पूरा खराब हो रखा था, जगह जगह से पूरा टूटा फूटा हुआ था। निशा आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर उसने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, खुशी, खुशी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तो खुशी बाहर आकर उसे देखने लगी। निशा की माँ भी बाहर आ गई थी। खुशी अपने पिता की तरफ देख रही थी, लेकिन राकेश के पास नहीं आई। वह अपनी मम्मी के पास जाकर उससे लिपट गई। तो निशा ने कहा, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा ही हैं। हाँ मम्मी, मुझे पता है ये मेरे पापा हैं, मगर ये गंदे पापा हैं। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है ना माँ। राकेश को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ और इसीलिए वह अकेला नहीं आना चाहता था। निशा को साथ में लाया था। तभी राकेश आगे बढ़ते हुए सास के पैर छूने लगा, तो सास भी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब तो राकेश नीचे ही बैठ गया और भरी आंखों से ही दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा करने लगा। उसकी आंखें कह रही थी कि मेरी गुड़िया रानी, एक बार आकर मेरे सीने से लग जा। खुशी ने माँ की तरफ देखा तो निशा ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोल दिया। तो खुशी दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। राकेश के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोला, माफ़ कर दे मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने ज़िंदगी के फैसले खुद लेने में बहुत देर कर दी, वरना आज आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ ही होती। ये कहते हुए वह खुशी को अपने साथ गाड़ी के पास ले गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैली में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़ों से भरा हुआ एक बैग। वह एक एक सामान निकालकर अपनी बेटी खुशी को देने लगा। तो निशा गौर से देख रही थी। यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैली में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो गया था। पर निशा के लिए कुछ भी नहीं था। निशा समझ गई थी कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीज़ पाकर खुशी भी आज बहुत खुश थी। तभी निशा ने कहा, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। तो राकेश खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। ये बोलकर राकेश गाड़ी में जाकर बैठ गया। तो निशा भी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। निशा सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल भी रखने के लिए बोल देते, मुझे भी दे देते तो मुझे अच्छा लगता।
तलाक हो जाने से क्या सब खत्म हो जाता है? क्या पहले की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं? वह सोच ही रही थी कि तभी राकेश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, एक बात कहूँ निशा, क्या अगर तुम्हारे लिए मैं कोई चीज़ लाता तो क्या वह तुम ले लेती? तो निशा तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जब लाते तो देखते, लेती या नहीं लेती, अब जब लेकर ही नहीं आए तो फिर किस बात की चर्चा, छोड़ो ये सब। तभी राकेश ने कहा, लाया हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। ये सुनकर निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सोचने लगी, ऐसी क्या चीज़ लाया है जो देते हुए घबरा रहा है। वह अपने अंदर ही बेचैन थी। वह बेचैनी छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ। तो राकेश ने उसका गिफ्ट उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मना मत करना निशा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, इसीलिए मुझसे मेरे अपनों ने छल किया और मेरी बेटी और मेरी पत्नी से मुझको दूर कर दिया। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था निशा, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे जहाँ खुशी की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा सब अच्छे से होगा। तभी अचानक इस वाक्य से निशा हैरान हो गई और वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस एक टक उस मंगलसूत्र की तरफ निहारती जा रही थी जो राकेश आज उसके लिए लेकर आया था, उसे गिफ्ट देने के लिए। तभी राकेश ने कहा, प्लीज़ निशा मत मना करना, मैं तुम्हें ऐसे ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैंने तुम्हें इस हाल में देखा है तब से मैं रोज़ रोता हूँ। ये कहते हुए राकेश फूट फूट कर वहीं रोने लगा। तभी निशा मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा फिर, फाड़ कर फेंक देंगे। राकेश रोते हुए बोला। तो निशा उस मंगलसूत्र को देते हुए बोली, ये लीजिए, अपने हाथों से ही पहना दीजिए। इतना सुनते ही राकेश खुश हो गया और मंगलसूत्र लेकर निशा को पहनाते हुए बोला, निशा अब हम दुकान पर नहीं, अब हम तुम्हारे घर वापस चलेंगे। तो निशा ने भी हामी भर दी। उसकी सहमति पाते ही राकेश ने भी वापस गाड़ी निशा के घर की तरफ घुमा दी। वहां जाकर खुशियों और अम्मा जी को गाड़ी में बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आखिर बिछड़ा हुआ परिवार आज फिर से एक हो गया। गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर खुशी अपने पापा के कंधे से टिक कर सो गई थी और निशा की माँ चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। निशा बार बार अपने गले में पड़े उस मंगलसूत्र को छू रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो रिश्ता उसने टूटा हुआ मान लिया था वह आज फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया है। राकेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के थे और पछतावे के थे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक साफ सुथरे मकान के सामने रुकी। निशा ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ ले आए हो? राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे घर, ये हमारा घर है निशा। निशा का दिल जोर से धड़क उठा। घर में कदम रखते ही निशा रुक गई। साफ सुथरा सा ड्राइंग रूम, दो बेडरूम, छोटी सी रसोई और पीछे एक आंगन। अब खुशी भी बिल्कुल खुश होते हुए बोली, मम्मी यहाँ तो बहुत अच्छा है। निशा की माँ की आंखों में भी पहली बार शांति दिखी। राकेश ने कहा, ये घर अब तुम्हारा है निशा, कोई भाभी नहीं है यहाँ पे, कोई ताना नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। निशा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राकेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उसका बड़ा भाई और भाभी खड़े थे। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। अच्छा, तो यहीं छिपा हुआ था तू, और ये क्या तमाशा लगा रखा है? राकेश पूरा सीधा खड़ा हो गया। तमाशा? तमाशा नहीं भाभी, ये मेरी जिंदगी है जिसे आपने 10 साल पहले बर्बाद करके रख दिया था। आज मैं उसे फिर से बसाने आया हूँ। भाभी चिल्लाई, तुझे शर्म नहीं आती उसी औरत को वापस लेकर आते हुए जिसकी वजह से घर टूटा था? इतना सुनते ही निशा पहली बार आगे बढ़ी। शांत लेकिन कांपती आवाज में बोली, घर मैंने नहीं तोड़ा था, घर आपने लालच में तोड़ा था। आपको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, आपको सब कुछ चाहिए था, अकेले सब कुछ हड़पना चाहती थी। पूरी गली में सन्नाटा छा गया। राकेश ने साफ शब्दों में कहा, आज के बाद ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारी इजाज़त, और ना ही तुम्हारा रिश्ता। कानूनी तौर पर ये घर और दुकान अब मेरे नाम पर है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई भाभी पहली बार हार मानकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद राकेश ने एक बड़ा फैसला लिया और निशा के लिए एक अच्छा सा सिलाई सेंटर खुलवा दिया। अब निशा खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, खुद मजबूत थी, कमा रही थी।
और उन दोनों ने खुशी को अच्छे से स्कूल में डाल दिया, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और अम्मा जी को अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगे। एक दिन शाम को छत पर खड़ी निशा ने कहा, काश काश तुमने ये हिम्मत 10 साल पहले दिखाई होती। राकेश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर पहले कर लेता तो शायद आज ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता निशा। इसलिए जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ महीनों बाद एक दिन कोर्ट से नोटिस आया। तलाक के कागज अभी भी कानूनी रूप से वैध थे और कानून के मुताबिक दोबारा शादी करने के लिए फिर से पूरा कोर्ट मैरिज और परिवार की सहमति जरूरी थी। अब सवाल ये था कि क्या समाज निशा को दोबारा वही मान वही सम्मान देगा। वैसे क्यों नहीं देगा मान सम्मान, जब उसका पति उसके साथ है, उसकी बेटी उसके साथ है। क्या खुशी अपने पिता को पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी? और क्या राकेश की भाभी फिर से कोई नया चाल चलेगी? दूसरी शादी की लड़ाई। दिन बीतने लगे। निशा अब सिलाई सेंटर संभाल रही थी और उसका सिलाई सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा था। आसपास के एरिया में उसका खूब नाम हो गया था। और खुशी खुशी अच्छे से स्कूल जाने लगी, पूरा मन पढ़ाई में लगाने लगी। अम्मा जी के चेहरे पर भी अब कुछ समय के लिए सुकून लौट आया था। घर में फिर से रौनक लौटने लगी थी। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन डाकिया कोर्ट का नोटिस पकड़ा गया। आप दोनों अभी भी कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं। लिव इन या साथ रहना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। निशा के हाथ से कागज कांपते हुए गिर गया। राकेश अब क्या होगा? राकेश ने पहली बार मजबूती से सिर झुका लिया। अब फिर से समाज से, कानून से और अपने अतीत से लड़ना होगा क्या? अब मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगी, देखो तलाक के बाद भी फिर से उसी मर्द के साथ रहने लगी है। अरे कैसी बेशरम औरत है। आजकल के लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है। बच्ची को भी बहाना बना लिया है इन लोगों ने तो। अब पूरे मोहल्ले में बस उन्हीं की चर्चा हो रही थी। एक औरत दूसरी औरत से बोली, पहले भी घर तोड़ चुकी है ये औरत, पता है। तलाक लेकर रह रही थी और अब पता नहीं बेटी का बहाना लेकर साथ रहने लगी है। क्या बात है क्या नहीं है ये तो हमको नहीं पता। पता नहीं भाई अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। हर ताना निशा को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन वह फूट फूट कर रो पड़ी, राकेश शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा है। राकेश ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, निशा तुम चिंता मत करो, अगर किस्मत नहीं लिखेगी तो मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। एक शाम अचानक भाई और भाभी फिर आ धमके। इस बार वे पुलिस के साथ आए थे। भाभी चिल्लाई, इसी औरत की वजह से मेरा देवर बदनाम हो गया है और समाज में हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे इसको क्या पता, इसे जेल में डालो। सामने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। निशा डर के मारे कांपने लगी। तभी खुशी दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। मेरे पापा को मत ले जाना, मेरी मम्मी को मत ले जाना, मेरी मम्मी को मत रुलाइए। पूरी भीड़ का दिल अब पसीज गया। केस कोर्ट पहुंचा। निशा की तरफ से कोई नहीं था, लेकिन राकेश पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। जज ने पूछा, तलाक के बाद फिर साथ क्यों रह रहे हो आप लोग? तुम लोगों का तलाक हो चुका है, इसलिए ऐसे साथ रहना ये कानूनी अपराध है, इसको कानून नहीं मानेगा। ये सुनकर निशा बहुत घबरा गई, पर राकेश ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी पत्नी नहीं छोड़ी थी, मैंने उसे कमजोरी में छोड़ दिया था। आज अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ मैं, इसलिए लौट आया हूँ। यह औरत मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं पहले नहीं समझ पाया था, गलती मेरी ही थी। मैं दूसरों की बातों में आ गया था। निशा बहुत अच्छी है, वो मेरा अभिमान है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं ही बहक गया था। मैं उसे नहीं संभाल पाया। ये मेरी गलती थी, लेकिन इसकी सज़ा हमारी बच्ची भुगत रही है। इसीलिए मैं अब नहीं चाहता कि मैं अपनी बच्ची को और कुछ भुगतने दूं। मैं उसको अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। पूरे कोर्ट में अब सन्नाटा छा गया। तभी निशा की माँ गिर पड़ी। एकदम से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा समय नहीं है इनके पास। अम्मा जी ने कांपते हाथों से राकेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मेरी बेटी और नातिन को फिर से बेसहारा मत करना बेटा, अब उन्हें संभाल लो बेटा। राकेश फूट फूट कर वहीं पर रो पड़ा, अब कभी नहीं माँ जी। कोर्ट ने दोनों की स्थिति देखकर फैसला लिया। तलाक निरस्त किया गया। दोबारा विवाह की अनुमति दी गई। बच्ची की कस्टडी दोनों को दी गई। शादी मंदिर में हुई। ना कोई धूमधाम, ना कोई बाराती, ना कोई भीड़, बस निशा, राकेश, खुशी और अम्मा जी की तस्वीर।
खुशी ने ही अपनी मम्मी को सिंदूर पकड़ाया और बोली, माँ माँ अब मेरे पापा कभी जाने नहीं देंगे आपको। माँ अब हम सब साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर निशा रो पड़ी। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में।